रिद्धि डोगरा जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू। आप प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी हैं, डांसर भी हैं। खुद को क्या मानती हैं आप? मैं खुद को क्या मानती हूँ, मुझे लगता है मैं तो मतलब ये बहुत ही आपने फिलोसॉफिकल सब मुझसे सवाल पूछ लिया है, क्योंकि मैं अपनी जो आइडेंटिटी है वो कोई एक चीज़ में नहीं देखती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं सिर्फ सिर्फ एक चीज़ हूँ। तो अगर मैं कुछ हूँ तो मुझे लगता है कि आप कह सकते हैं एक नदी की तरह बहना चाहती हूँ। तो मैं अपने आप को कुछ वैसे देखती हूँ, एक चिड़िया जैसे उठती है, फ्लो करती है जैसे लाइफ में, या फिर एक कलाकार जैसा होता है जो किसी भी चीज़ के साथ अटैच ना हो। आप हर चीज़ में कला और कलाकृति और क्रिएटिविटी को लेके जो चलते हैं लोग, तो मैं अपने आप को कुछ वैसा मानती हूँ ज़िंदगी में। तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक सेट पे हो, पर मैं जीने में भी ये ऐसा मानती हूँ कि लाइफ क्रिएटिवली जीनी चाहिए। ये क्रिएटिविटी की या कहे कि आर्टिस्ट जो रुचि है आपको कहाँ से पैदा हुई थी? कोई घटनाक्रम था या घर का माहौल था आपके? नहीं, मुझे लगता है कुछ तो होगा मेरे मम्मी पापा में। मेरे मम्मी पापा दोनों, मम्मी स्कूल कॉलेज में बहुत स्टेज पे उन्होंने काम किया है, तो वो होता है खून में आ जाता है। मेरे पापा को फिल्मों का बहुत शौक था। अच्छा। उनको फिल्म की बहुत नॉलेज थी। जब हम बच्चे थे, मैं और मेरा भाई, तो मेरे पापा हमें बहुत बातें बताते थे, इस फिल्म में ये यहाँ शूट हुई थी, ये इस साल में हुई थी। तो नॉलेज और ट्रिविया जो होता है फिल्म के लिए, तो वो दोनों मैं और मेरे भाई दोनों में है। तो आई थिंक ऑफ कोर्स कुछ तो होता ही है हाथ पेरेंट्स का, सो वो मेरे केस में भी था। 2008 से 2022 तक आपका जो करियर रहा है, इस पूरे करियर को आप किस तरह से देखती हो? मैं देखती नहीं मैं तो करती जा रही हूँ, तो मैं पीछे मुड़ के देखती नहीं हूँ। पर मैं 2008 से पहले के बहुत चीज़ों को अब देख सकती हूँ एक्चुअली, कि मैं एक्टर क्यों बनी। तो वो मुझे अब समझ में आता है, क्योंकि मैं कभी भी एक्टर बनना नहीं चाहती थी। मैं कभी मैंने नहीं सोचा था कि मैं बड़े होके, मतलब वो होता है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं बचपन में ही मुझे पता था मुझे एक्टर बनना है, तो मेरा ऐसा नहीं था। मुझे हमेशा से ही कंफर्ट था एक स्टेज पे, लोगों के बीच में, ऑडियंस के सामने, क्योंकि मैं डांसर रह चुकी हूँ, तो मुझे वो कंफर्ट हमेशा था। बट बहुत सारी चीज़ें अब मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं कॉलेज में थी तो मैंने साइकोलॉजी ऑनर्स किया, तो अब मुझे लगता है कि मेरी ह्यूमन साइकोलॉजी में, ह्यूमन बिहेवियर कह लीजिए, हर एक एक्टर्स बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, इमोशन से बहुत जुड़े हुए होते हैं। तो मुझे ऐसे लगा कि अब मुझे समझ में आया कि मैंने वो साइकोलॉजी क्यों की थी। या फिर मैंने जॉब करना छोड़ दिया। मैंने जॉब की, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। मुझे ऐसे लगा कि मुझे कोई बॉस कैसे बता सकता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, और मेरी मतलब, तो मुझे लगता है कि अच्छा ठीक है, अब समझ में आता है कि मुझे वो क्यों नहीं सूझा, और मैं अपनी बॉस बन गई हूँ, और आज मैं अपना काम खुद कर रही हूँ और एक एक्टर हूँ, अपने डिसीजंस खुद ले रही हूँ। सो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें हैं कि 2008 से पहले वाली बातें अब मुझे समझ में आती हैं कि अच्छा, उस वजह से मैं आज एक्टर बनी हूँ। दो चीज़ें आपके साथ, एक तो आपने साइकोलॉजी में ऑनर्स किया, दूसरा डांसर थी। एक डांस जो है, या जो डांस में निपुण होता है, उसको एक्टिंग में किस तरह की मदद मिलती है? एक सवाल ये है। जो आई थिंक डांस, एक्टिंग सब एक ही परफॉर्मेंस है, और अदाकारी एक दूसरे में बहुत हेल्प करती है। तो हालांकि मैंने क्लासिकल डांसिंग नहीं की है, क्योंकि क्लासिकल डांसिंग से तो बिल्कुल बाकायदा आपको बहुत हेल्प मिलती है अदाकारी में, एक्टिंग में। पर मुझे डांसिंग से एक ये चीज़ ज़रूर हेल्प मिली थी कि एनर्जी, आप जिसे कहते हैं ऊर्जा, वो मुझे डांसिंग से मिली कि कैमरा के अगर सामने मैं हूँ तो मैं वो मोमेंट वेस्ट नहीं करती हूँ। तो वो मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो डांसिंग से है। या फिर ऑडियंस के सामने जब मैंने पहली बार कैमरा फेस किया था, मुझे कभी डर नहीं लगा कैमरा से। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि जब पहली बार कैमरा फेस किया मैं फ्रीज हो गई, या फिर ऐसा हुआ वैसा हुआ। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं बहुत कंफर्टेबल थी, सेट पे इतने सारे लोग थे और मेरे लिए बहुत ही नई सी दुनिया थी। तो आई वॉज वेरी वेरी फ्री कैमरा के सामने। तो मुझे लगता है कि और एक डिसिप्लिन,
स्टेज पे रहने का, शामक के साथ मैंने सीखा है डांसिंग। तो उनके थ्रू एक डिसिप्लिन मिलता है आपको, अगर आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो ऐसे ही नहीं हो जाता कि आओ चलो एंजॉय करो और डांस करो और हो गया। बहुत डिसिप्लिन है, सुबह से लेकर रात तक एक चीज़ को बार बार करते रहना और हर एक चीज़ को तोड़ तोड़ के करना। और जैसे हम जब डांस करते थे तो हम ये नहीं सोचते थे हम स्टेज पे लाइट्स के बीच में कॉस्ट्यूम में डांस करेंगे तो डांस करना चाहिए। हम ये सोचते थे कि ये हम डांस पीस कर रहे हैं, ये स्टेप मुझे परफेक्ट करना है। तो वो चीज़ मैंने डांस से सीखी कि छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ बनती है, बड़ी चीज़ों पे फोकस नहीं करना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा बनाना चाहिए। साइकोलॉजी आपने पढ़ी, साइकोलॉजी पढ़ने के बाद किरदारों को समझना ज़्यादा आसान हो जाता है, इसलिए आपको मज़ा आ रहा है एक्टिंग में या कुछ और भी मदद मिल रही है साइकोलॉजी से? नहीं, मुझे लगता है मैंने साइकोलॉजी ऑनर्स किया इसीलिए मुझे एक्टिंग में शौक है। मुझे तो यही लगता है क्योंकि मैंने क्यों किया वो, मैं तो कॉमर्स स्टूडेंट थी स्कूल में, फिर कॉलेज गई तो साइकोलॉजी। तो मेरे पेरेंट्स भी बोल रहे थे ये क्या हुआ, अब ये क्यों कर रहे हो। तो लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि जब मैं कैरेक्टर्स समझती हूँ या पढ़ती हूँ पेपर पे और मैं अलग अलग डायरेक्टर्स, अलग अलग राइटर्स के साथ बैठती हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है कैरेक्टर को समझने में कि वो ऐसी क्यों है, उसने ये क्यों किया, उसने ऐसा बोला तो क्यों बोला, उसने ये इससे ऐसे बात क्यों की। तो मुझे और फिर मैं उसको एनालाइज करती हूँ कि अच्छा ये इंसान ऐसा है, ये इंसान वैसा है, इसने इसलिए ऐसे किया होगा। तो वो मुझे मज़ा आता है वो करने में। और इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे साइकोलॉजी ऑनर्स मैंने चुना होगा क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऑब्जर्वेंट नेचर होगा। बचपन में आप अपने आप को इतना समझ नहीं पाते। हाँ, बाद में जाके ही पता चलता है कि अच्छा मैं ऐसी हूँ। तो मेरे ख्याल से वही हुआ मेरे साथ भी। जब मैं कॉलेज में थी तब मुझे नहीं पता था मैं कैसी हूँ। तब आप बस चॉइसेस करते जाते हो लाइफ में, चूज़ करते हो मैं ये करूँगी, बाद में जाके समझ में आता है। तो जैसे मुझे लोगों को ऑब्जर्व करना बहुत पसंद है, मैं कभी भी अकेले बैठ के बोर नहीं हो सकती क्योंकि मेरे को बहुत मज़ा आता है लोगों को देखने में। मैं जब इससे पहले एक्टिंग से पहले जूम टेलीविज़न में काम करती थी ऑफिस में, तो बॉम्बे में ही था ऑफिस और मैं लोअर परेल से यहीं ओशीवारा ट्रेन से आती थी। तो मैं तो बहुत ऑब्जर्व करती थी लोगों को। और हमारे लोकल ट्रेन के डब्बों में मच्छी वाली होती हैं कोली, तो उनकी लड़ाइयाँ, फिर मैं अपनी मासी के साथ रहती थी तो मैं घर आके पूरा एक्टिंग करके दिखाती थी आज ये हुआ, आज वो हुआ। तो तब मुझे एक्टर नहीं बनना था पर वो ऑलरेडी था मेरे अंदर क्योंकि मैं ऑब्जर्व करके एक्टिंग कर रही हूँ। और इतना अच्छा एक्टिंग करती थी, वो हंसते थे, सब बहुत इंजॉय करते थे। तो उससे समझ में आता है कि अच्छा पहले से ही था। करियर के टर्निंग पॉइंट्स क्या रहे? बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स रहे मेरे ख्याल से। एक तो मुझे लगता है सबसे पहले जब मैं टेलीविज़न कर रही थी तो मर्यादा मैंने एक सीरियल किया था, वो मेरे लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बहुत चीज़ें बदली, करियर पूरा एक बदल गया। एक्टिंग मैं जैसे एक्टिंग करती थी वो बदल गई। एक्टिंग एक्चुअली उसके पहले तो मुझे पता ही नहीं थी, उसके पहले तो मैं जो समझ में आता था वो करती थी। मर्यादा से थोड़ा सीरियस हो गई मैं एक्टिंग को लेके। और मेरे डायरेक्टर जो मर्यादा के थे वो एक्चुअली मेरे गुरु हैं और अब वो नहीं है इस दुनिया में। वो बहुत छोटी एज पे उनकी डेथ हो गई। तो उन्होंने मेरे साथ मुझे बहुत सारे सीरियल्स में डायरेक्ट किया था और वो टेलीविज़न के एक बहुत बेहतरीन डायरेक्टर थे, वसीम साबिर। और उनको मैं बहुत क्रेडिट देती हूँ, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है। और मैं जितना कुछ भी जानती हूँ एक्टिंग के बारे में और आज जो भी कुछ कर रही हूँ वो उनकी सिखाई है। उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है, बहुत कुछ अनलर्न करवाया, बहुत सारे सीन्स उन्होंने जिस तरीके से करवाए। तो मर्यादा था एक टर्निंग पॉइंट। फिर उसके बाद बहुत काम किया पर आई थिंक OTT जब असुर किया मैंने तो उसने एक रुख बदल दिया काम का। और तब मैंने भी ये सोचा कि अब काम मैं टीवी में बहुत खुश थी और मुझे क्योंकि मैं अपने आप को हमेशा चैलेंज करती थी, तो मैं हमेशा वही काम लेती थी जो मुझे पसंद है। मैं वही काम लेती थी जिसमें मुझे मज़ा आए या जिसमें मुझे अपने आप को पुश करने का मौका मिले। तो मुझे उसकी कोई कमी नहीं थी कि मैं टीवी में क्या कर रही हूँ, कहीं और जाना चाहिए, क्योंकि मैं अपना दिमाग यूज़ करके डायरेक्टर, राइटर, क्रिएटिव टीम के साथ बैठ के काम करती थी हर सीरियल में।
पर जब मैंने असुर किया तब मैंने रियलाइज़ किया कि कई बार आपको चीज़ें पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक पूरी टीम अगर आपके साथ खड़ी हो जो बिल्कुल वैसे ही काम कर रही है तो कितना मज़ा आएगा काम करने में। और वो असुर के साथ शुरू हुआ और बस उसके बाद टर्निंग पॉइंट अब देखते हैं अगला टर्निंग पॉइंट क्या है, शायद ये हो। एक चीज़ और आती है कि टीवी में आपने काफ़ी काम किया और टीवी में सीरियल लंबे चलते हैं। हाँ जी। आपको नहीं लगता कि एक मोमेंट के बाद एक कलाकार बोर हो जाता है या उसको लगता है सब कुछ मोनोटोनस हो रहा है? सर मैंने टीवी में कभी लंबे सीरियल में काम नहीं किया। जैसा मैंने कहा कि मैंने हमेशा ऐसी टीम्स और ऐसे राइटर्स के साथ काम किया है, चाहे वो दिया और टोनी सिंह हो, उनके साथ मर्यादा किया जिन्होंने जैसी जैसी कोई नहीं बनाया, बनेगी अपनी बात जो बड़े बड़े सीरियल हैं। फिर मैंने सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ मेरा लास्ट टीवी सीरियल किया, वो अपना सा। उन्होंने बनाई है हिचकी, अभी रिसेंटली डायरेक्ट की है। उसके पहले उन्होंने काजोल और करीना के साथ एक मूवी डायरेक्ट की थी। तो उसके बीच में मैंने एक शो किया सावित्री, जो लाइफ ओके की टीम थी जिन्होंने वो शो बनाया, मतलब वो चैनल का इन हाउस शो था। तो जो भी मैंने मेजर शोज़ किए हैं वो सारे 1 साल के बीच में हो गए हैं। तो इसीलिए मैंने लंबे सीरियल किए ही नहीं हैं। मेरे सारे काम ऐसे ही रहे हैं जो हमने शुरू किया है ये सोच के कि यहाँ ख़त्म कर देंगे, और वो वैसे ही चला है। शायद थोड़ा 1-2 महीने ऊपर किया होगा, बस उससे ज़्यादा नहीं। तो मुझे मज़ा आता था वैसे लोगों के साथ काम करने में जो अपनी कन्विक्शन को लेके चलते थे, और जहाँ कन्विक्शन ख़त्म हुई स्टोरी की वहाँ ख़त्म। बिल्कुल, वो बहुत सही बात है, वो बहुत अच्छी बात है। और उसके लिए मैं अपने आप को कैसे क्रेडिट दूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे लोग चुने क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि शो चलता रहे पर अच्छा था, वो मज़ा आया। चलिए एक चीज़ और आती है कि सीरियल के बाद आपने OTT किया, बहुत लंबे समय बाद किया, उसके पहले आप फिल्म भी कर सकती थी, इतना इंतज़ार क्यों किया आपने? सर क्योंकि मैं फिल्म करना ही नहीं चाहती। अच्छा। मैं सच कह रही हूँ, मैं बहुत खुश थी टीवी में, और मैं अपनी जो एक्टिंग की जर्नी है उसको एक्चुअली पर्सनल जर्नी ज़्यादा मानती हूँ, बजाय कि ये कि मैं यहाँ आई हूँ और अब मुझे ये करना है, अब मुझे वो करना है। मैंने वही किया है हमेशा जो मुझे समझ में आया है। एक तो मैं शायद बेटर भी कर सकती थी, पर मेरा लाइफ का एक प्रिंसिपल है कि मैं अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लेती हूँ, तो चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। फिर मुझे ना किसी को मैं कुछ बोलूँ ना कोई मुझे कुछ बोले। तो मैंने बहुत पहले जब मैं टीवी करती थी, एक बार मैंने किया था एक फ़िल्म के लिए ऑडिशन, और नहीं हुआ था वो, और बहुत अच्छे लोग थे। उन्होंने मुझे वापस ऑफिस बुला के समझाया था कि देखो डिसहार्टन मत होना, सिलेक्शन नहीं हुआ है तुम्हारा, क्योंकि हमें एक सुपर मॉडल चाहिए। और वो बहुत बड़ी फिल्म की बात कर रही हूँ मैं, बहुत बड़ी हीरोइन की बात कर रही हूँ मैं, पर ऐसा मुझे बोला था कि डिसहार्टन मत होना, पर तुम करती रहो क्योंकि तुम अच्छी एक्टर हो। और एक चीज़ मुझे बोली थी बहुत अच्छी कि हर इंसान अपना खुद का केस स्टडी होता है, तुम अपना रास्ता खुद बनाओ। मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात, और तब मैंने ना दिमाग में ये बात, क्योंकि मैं तब तक देख चुकी थी थोड़े बहुत फिल्म के लोगों को, तो मैंने ये बात समझ ली थी कि फ़िल्म में या तो अगर आप फिल्मी घरों से हो तो आसान होता है, या सुपर मॉडल हो तो आसान होता है, या कोई ब्यूटी पैजेंट विनर हो तो आसान होता है, या आपके कोई गॉडफादर हो। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था, तो मैंने सोचा टीवी करते हैं, टीवी में अच्छा काम करते हैं, टीवी को बढ़ाते हैं ना, अपने काम से टीवी को बढ़ाते हैं। तो मेरा वो था कि मैं टीवी को अच्छा बनाऊंगी, चाहे मैं एक ही एक्टर हूँ जो ऐसा सोचूं, मतलब मैं ही ऐसा सोच रही हूँ अकेले, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं टीवी को अच्छा बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मैं तो उसी में खुश थी, मैं उसी में एक्सप्लोर कर रही थी, तो इसीलिए मेरे को कभी फिल्म करने का शौक ही नहीं था। मैं बहुत खुश थी टीवी से, और जितने साल मैंने टीवी में काम किया, टीवी की वैल्यू और बढ़ी है। मतलब फिल्म एक्टर्स टीवी पे आए हैं, चाहे वो होस्टिंग करने आए हों या कुछ भी हो, लेकिन तो मुझे दिखा चलते चलते मेरे करियर में टेलीविज़न के कि टीवी कुछ बुरा नहीं है, उतना ही बुरा है जितना आप बनाते हो। हाँ, मेरी पर्सनल ग्रोथ थी जब मैंने जो मेरा लास्ट सीरियल था वो मैंने छोड़ दिया बीच में, वो अपना सा, वो मेरा पर्सनल रीज़न था कि मुझे अब मुझे कुछ ऐसा करना है जहाँ मैं अपना दिमाग यूज़ कर सकूँ, जहाँ मैं और अपनी एक्टिंग दिखा सकूँ, क्योंकि मैं अपनी एक्टिंग को भी पुश करना चाहती थी।
तो तब मैंने ब्रेक लिया, और ब्रेक ऐसे कुछ सोच के नहीं लिया कि ब्रेक लूँगी, पर वो हो गया ऐसा कि ब्रेक हो गया। फिर मैंने बहुत एक्टिंग के कोर्सेज़ किए, और उस दौरान OTT शुरू हो गया। तो वो तो मेरे लिए सोने पे सुहागा, मैं तो सोच भी नहीं रही थी OTT ये वो क्या होता है, पर OTT शुरू हो गया। फिर उसके ऑफर्स आने लग गए। तो पहले तो समझ नहीं आता था कि क्या है, क्या हो रहा है ये, पर ठीक है। तब भी मैं बहुत सोच समझ, शुरुआत में OTT पर अच्छे प्रोग्राम भी नहीं थे। तो मुझे आते थे कॉल्स पर, वो बेकार कॉन्सेप्ट, ये ऐसे वैसे। तो मैंने कहा मुझे नहीं करना, ऐसा काम नहीं करना है मुझे जिसमें मुझे ही देख के शर्म आए। तो मैंने वेट किया, और फिर मैंने असुर के लिए ऑडिशन दिया, और फिर उससे मेरा सिलेक्शन हुआ। तो ऐसे ही हुआ। आपको नहीं लगता कि फिल्मों में जाने के लिए जो बंदिशें थी, जो रुकावटें आ रही थी, OTT ने सारी चीज़ें ख़त्म कर दी? बिल्कुल ख़त्म कर दी है। मतलब आज OTT ने फिल्मों की क्या, मतलब मैं एक टाइम था, मुझे याद है 2017 में एक इंटरव्यू मेरा किसी ने किया था, तो उन्होंने पूछा था आपका सपना क्या है, तो मैंने बोला था मेरा सपना है मैं ऑस्कर जीतूँ अपने देश के लिए, अपने लिए। तो तब लगता था कैसे होगा, पर आज OTT, क्योंकि OTT पे नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स की मूवी ऑस्कर में जाती है। तो मतलब अब कुछ छोटा बड़ा रह नहीं गया है। OTT की रीच इतनी ज़्यादा है कि सब कुछ एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ गया है, सब कुछ एक सामान्य हो गया है। तो अच्छी बात है, वो हम जैसे एक्टर्स के लिए, राइटर्स के लिए बहुत अच्छा है। प्रोड्यूसर्स के लिए, जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, वो हिम्मत कर सकते हैं अपनी फ़िल्म बनाने के लिए, अपना शो बनाने के लिए। तो मुझे लगता है कि वो अच्छी बात है। और लेवलिंग होने से ये हो गया है कि इतना आसान हो गया। मैं OTT करते करते मैंने ये फ़िल्म के लिए हाँ बोल दिया। ऐसा कुछ नहीं था कि अरे फ़िल्म करनी है, ये होगा वो होगा। मुझसे सब पूछ रहे हैं आपकी डेब्यू फ़िल्म है, तो मैं सबको यही बोल रही हूँ कि मेरी डेब्यू फ़िल्म नहीं है। मैं शायद बड़े पर्दे पर पहली बार आऊँगी, पर मुझे ऑडियंस तो कब से जानती है, मैं ऑडियंस से बनी हुई हूँ बहुत सालों से। तो मैं उनको कैसे नज़रअंदाज कर सकती हूँ ये बोल के कि अब मैं डेब्यू कर रही हूँ। उन्होंने मुझे इतना इनकरेजमेंट, इतना साथ दिया है मेरा इतने सालों में। मुझे लगता है कि मेरी ऑडियंस और मैं जा रहे हैं फिल्म करने। OTT पर असुर हो या पिक्चर्स हो, दोनों बहुत पॉपुलर है। इनकी पॉपुलरिटी के बाद आपके पास कई रिस्पांस आए होंगे, कोई ऐसा रिस्पांस आया हो जो आपको हमेशा याद रहे? मेरे को एक ही चीज़ हमेशा याद रहती है, चाहे वो असुर हो या पिक्चर्स हो, सब लोग बोलते हैं मुझे कि यूर अ क्रश, नेशनल क्रश। हाँ, या नेशनल क्रश। तो वो मैं भूलती नहीं हूँ, क्योंकि वो असुर से अभी तक चल रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग ऐसा बोल रहे हैं। और दूसरी चीज़, हर शो में मुझे ये रिस्पॉन्स आता है कि आप बेटर फुटिंग डिज़र्व करती हैं कहानी में। हर कहानी में, जिस भी कहानी में मैं होती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है कि सब लोग ये बोलते हैं कि आपका रोल बड़ा होना चाहिए था, आपको ज़्यादा करने को मिलना चाहिए था, और दिखने चाहिए थे आप। तो वो मुझे बहुत खुशी मिलती है। और आई होप फिल्म मेकर्स, राइटर्स ये देखें, और या मुझे लगता है मुझे खुद ही लिखना पड़ेगा। IMDb रेटिंग में बहुत हाईएस्ट हो गई हैं, शाहरुख खान वगैरह साथ पहुँच गई हैं। इसको आप किस तरह से लेती हैं? कुछ नहीं, मैं बता रही हूँ, एक मैंने काम किया क्योंकि शाहरुख के साथ, तो ये उसी का असर है। अच्छा। मेरी एक लाइफ थी बिफोर शाहरुख खान, और एक लाइफ है आफ्टर शाहरुख खान। चलिए, लकर बग्घा से जुड़ना कैसे संभव हो पाया? अंशुमन और विक्टर जो डायरेक्टर हैं, उन दोनों ने, वो मुझसे मिलने आए और मुझे ऑफ़र किया। उन्होंने ये मेरा रोल, आई थिंक उन्होंने असुर देखा था, असुर देख के उनको लगा कि उन्हें मुझे कास्ट करना चाहिए। तो मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगी। मैंने ये, सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैंने ये नहीं सोचा अरे ये मेरी पहली फिल्म होगी, ये होगा नहीं होगा, क्योंकि मैं वैसा नहीं सोचती हूँ। मुझे लगता है कि हमें भी अब थोड़ा लाइनें ब्लर कर देनी चाहिए, थोड़ा रिलैक्स कर देना चाहिए सिस्टम, कि सब एक्टर्स को सब कुछ करना चाहिए, और ऐसा कुछ नहीं है ये बड़ा है वो छोटा है। पर एक चीज़ मुझे अंशुमन ने बोली कि रिद्धि, ये एनिमल्स के ऊपर है कहानी, और एनिमल्स के अगेंस्ट जो क्रूल्टी होती है उसके लिए है। और फिर उन्होंने जब कहानी बताई तो मैं बहुत बिलीव करती हूँ इसमें कि जानवर हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, चाहे लड़के हों जिनको बुली किया जाता है या जिनकी आवाज़ दबाई जाती है, तो मैं तो हमेशा से ही उनके लिए खड़ी होना चाहती हूँ और
चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे मेरा काम हो, कुछ भी हो, मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं खड़ी रहूँ उन लोगों के लिए जो खुद के लिए खड़े नहीं हो पाते या बोल नहीं पाते। तो जब उन्होंने बोला ये एनिमल्स के लिए, तो मैंने कहा मैं तो करूँगी, बिल्कुल करूँगी। और दूसरा उन्होंने मुझे बोला क्राव मागा आपको सीखना पड़ेगा, तो उन्होंने बड़े ऐसे बोला सीखना पड़ेगा कि मतलब बड़े टेंशन में, और मैं खुश हो गई क्योंकि मैं इतनी सरप्राइज़ थी अंशुमन ने क्राव मागा का नाम लिया, क्योंकि मैं उनके मिलने के 2-3 दिन पहले ही एक क्राव मागा के ट्रेनर को ढूंढ रही थी। अच्छा। और मेरे पास मैसेजेस भी हैं, सेम टाइम के मैसेजेस होंगे कि मैं ट्रेनर को ढूंढ रही थी कि मुझे आप सिखाइए क्राव मागा, मुझे सेल्फ डिफेंस के लिए सीखना है एज अ वुमेन, अच्छा होता है सीखने के लिए, तो और फिर फिटनेस भी हो जाएगा साथ में। तो मैं अंशुमन को वही बोला, मैंने कहा तुम मुझे ऑफर कर रहे हो, ये बोल रहे हो ये करना है, और मैं अभी परसों तक ही किसी से बात कर रही थी, तो ये ऐसे लगा कि यूनिवर्स चाहते हैं कि मैं मूवी करूं, तो मैंने फिर हाँ बोल दिया। क्या कैरेक्टर है उसमें? क्राइम ब्रांच ऑफिसर है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक एनिमल विजिलेंटे है, एक्शन फिल्म है जिसमें एक कॉप लड़की है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो कि मैं कॉप का रोल प्ले कर रही हूँ, और बैड और गुड के बीच में, जो विलन है हीरो के बीच में, उसमें एक मेरा कैरेक्टर है जो ग्रे है, जो कभी आपको लगेगा ये ठीक है, कभी लगेगा ये क्या सोच रही है, कभी लगेगा ये करप्ट तो नहीं है, मतलब आपको, सो इट्स अ वेरी बहुत रियल कैरेक्टर है, बहुत असल ज़िंदगी से मिलता हुआ किरदार है, और कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि ये क्या दिखा रहे हैं, और एक्शन करने का मौका मिला तो वो मुझे बहुत मज़ा आया। और जनरली मुझे पसंद है स्ट्रॉन्ग लड़कियां प्ले करना, मैं अपने टेलीविज़न से वैसे ही काम करती आ रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है स्ट्रॉन्ग लड़कियां प्ले करना, ताकि लड़कियों को देख के मेरे कैरेक्टर्स को थोड़ी हिम्मत मिले, और वो ऐसा नहीं कि वो कॉप बन जाए, पर जहाँ हो वहाँ स्ट्रॉन्ग रहो, और जहाँ हो वहाँ अपनी आवाज़ रखो, जहाँ हो वहाँ डरो मत। क्राव मागा सीखते समय किस तरह की परेशानियाँ आपको आई? मुझे परेशानी आती नहीं है, क्योंकि मुझे पसंद है ये सब, तो मैं डांसर रह चुकी हूँ, तो क्राव मागा भी मैंने वैसे ही उसी नज़रिए से सीखा। और जो टीम है जिन्होंने इंडिया में सिखाया, अंशुमन तो न्यूयॉर्क गए थे सीखने के लिए, पर मेरा क्योंकि एक ही सीक्वेंस था तो मैंने यहीं सीखा, और मैंने जिनके साथ सीखा मैं उनके साथ पहले भी एक्शन का कुछ काम कर चुकी थी। अच्छा। तो मैं बहुत कंफर्टेबल थी, मुझे पता था कि विकी अरोरा फोर्स्क्वेयर हैं जो मुझे सिखाएंगे, तो आई वॉज़ वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि मैंने उनके साथ पहले भी सीखा हुआ था और करा हुआ था हैंड टू हैंड कॉम्बैट, हमने वीडियो बनाया था एक्शन का, तो मज़ा आया बहुत। और परेशानी कोई नहीं हुई, परेशानी इन लोगों को ही होगी, क्योंकि मैं ज़रूरत से ज़्यादा करती थी कि अब मैं समरसॉल्ट करूँगी, बोलते थे नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ कुछ तोड़ना मत, नहीं, अब मैं डेड फॉल करूँगी, एंड वो ये हमेशा मुझे देखते रहते थे, ये क्या बच्ची है पागल है ये। सो मुझे मज़ा ही आता है ये सब करने में, क्योंकि आई थिंक आई हैव दैट डांसर का बैकग्राउंड है, तो अच्छा लगता है मुझे। आप क्राइम ब्रांच ऑफिसर हैं महिला, और इस फिल्म में एक रियल लाइफ की पुलिस अफसर भी काम कर रही है जी। क्या उसके साथ आपके सीन थे, और क्या आपने उससे सीखा? मेरे नहीं थे अच्छा। एकशा के साथ सीन्स बिल्कुल भी, लेकिन मैंने उनका काम देखा है, और बहुत बढ़िया काम किया है उन्होंने, और बहुत बढ़िया ये कास्टिंग की है मुझे लगता है अंशुमन ने, कि एक रियल लाइफ ऑफिसर को उन्होंने लिया है, क्योंकि उनकी एक सर्टन ठहराव कह लीजिए या इंटेंसिटी होती है जो उनमें ऑलरेडी है। सो पर उनका काम बहुत अच्छा है मूवी में, और हैट्स ऑफ टू अंशुमन कि उन्होंने इतने इंटरेस्टिंग तरीके से फिल्म की टीम को बिठाया है। लक्कड़ बग्गा करने के बाद आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया? लक्कड़ बग्गा करने के बाद मेरी लाइफ में ये बदलाव आया सर कि मैंने चिकन खाना छोड़ दिया। ये बदलाव आया। अब आप बोलेंगे क्यों ये बदलाव आया, तो आप मूवी देख के ही जानिए कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। पर एक सीक्वेंस है उसमें जिसमें वो बात कर रहे हैं इसकी कि कहीं कहीं चिकन बिरयानी में डॉग मीट यूज़ होता है, तो उसके बाद से मैं परेशान हो गई बहुत, और मैंने सच्ची में चिकन खाना छोड़ दिया है। तो ये बदलाव आया सबसे बड़ा। पर उससे बड़ा बदलाव आई थिंक जो काम करके आया वो ये है फर्स्ट रे फिल्म्स के साथ और लक्कड़ बग्गा, जो हमने जिस तरीके से फिल्म बनाई है, मुझे लगता है कि वर्कशॉप करना और प्रेप वर्क करना, जो फिल्म के पहले जो काम होता है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी हमेशा उसके बाद से कोशिश रहेगी, मैंने पिक्चर्स भी किया TVF के साथ, उनका भी सेम प्रोसेस है
कि थोड़ा बैठें, सीन्स पे काम करें, सीन्स बार बार पढ़ें, उससे बहुत मदद मिलती है। तो उससे फिर ऐसी फीलिंग आती है जैसे आप एग्ज़ाम पेपर देते हैं तो उस टाइम पे थोड़ी पढ़ाई करते हैं, आप सिर्फ लिखते हैं। तो ये मूवी शूट भी हमने वैसी की है कि सारी पढ़ाई, सारी घिसाई पिटाई हमने पहले की है और सेट पे हमने सिर्फ काम किया है। जब दर्शक फिल्म देख के बाहर निकलेगा अपने साथ क्या ले जाएगा? आई थिंक ये मुझे अब वो पता नहीं क्या लेके जाएंगे, वो तो उनके ऊपर है, पर आई थिंक अगर कोई चीज़ हम चाहते हैं वो लेके जाएं तो वो ये है कि इंसानियत को समझो। इंसानियत सिर्फ आपके लिए नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको किसी को समझना चाहिए, आपको भी अपने से छोटे को समझने की ज़रूरत है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, अपने से छोटा जो भी हो उसे उसके साथ कहते हैं ना कोएग्जिस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं इसे? अस्तित्व। हाँ, तो साथ में चलना चाहिए, एक साथ जुट होके, और ज़रूरी नहीं है कि हम सब इक्वल हैं या हम सब एक जैसे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर जो जहाँ है उसको वहाँ रहने का रिस्पेक्ट देना चाहिए और कोई भी कम या बड़ा नहीं होता, छोटा या बड़ा नहीं होता, ये हमें समझना चाहिए। तो आई होप लोग ये चीज़ लेके जाएं अपने साथ इस फिल्म के बारे में। अभिनय में दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, मतलब किसी कैरेक्टर को प्ले करने में। एक तो अब कलाकार का अपना ऑब्जर्वेशन या उसकी निजी जिंदगी का अनुभव, और दूसरा होता है कल्पना शक्ति, उसकी इमेजिनेशन। आप इन दोनों में से किसे कितना यूज़ करते हो? मैं तो दोनों ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि आप एक्टर हैं तो आप कोशिश करेंगे कि जितना जूस आउट कर सकते हैं आप एक चीज़ को समझने में तो उतना करें। इमेजिनेशन भी उतनी ही यूज़ होती है जितनी आपकी, पर मैं अपनी निजी ज़िंदगी ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि उसमें मैं खर्च हो जाती हूँ, उसमें बहुत मतलब डिप्लीट हो जाती है एनर्जी, तो वो मैं कोशिश करती हूँ ना ही करूँ। कभी कभी होता है रोने का सीन होता है तो कुछ याद कर लेती हूँ, फिर ये भी लगता है ये क्या कर रही हूँ मैं, अपने गम को याद करके यूज़ कर रही हूँ उसको कि रोना है तो इसको याद करो, व्हाट अ बैड थिंग। बट फिर मेरे को लगता है अरे इतना थॉट में मत जा, अभी रोना है बट नहीं, मैं अपनी निजी ज़िंदगी यूज़ करना कम पहले करती थी, मैं बहुत करती थी, अपना निजी ज़िंदगी का एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स बहुत यूज़ करती थी, और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो कितना हैवी हो जाता है, बहुत हैवी होता है उसको अपने आप से अलग करना। तो इसीलिए वर्कशॉप ज़रूरी है, क्योंकि वर्कशॉप आपको समझाता है कि ये किरदार है, इस किरदार की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, और इसके हिसाब से आपको चलना है, इसकी दुनिया ऐसी है। सो आई थिंक इमेजिनेशन वर्क्स एंड कैरेक्टर की निजी ज़िंदगी में इंटरेस्ट लेना, इसीलिए बोलते हैं एक्टर्स सेंसिटिव होते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं, आर्टिस्ट नॉट जस्ट एक्टर्स, क्योंकि वो समझ पाते हैं किसी दूसरे को विदाउट गेटिंग स्पेंट। आप अपने आप को ज़्यादा खर्च नहीं करते उस प्रोसेस में। आपने तमाम कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, कोई ऐसा कैरेक्टर रहा है जिसने आपकी रियल लाइफ पर असर किया हो? रियल लाइफ पर मतलब टेलीविज़न में तो सारे ही होते थे, क्योंकि मैं बहुत कुछ सीखती थी उस टाइम पे, मैं भी बड़ी हो रही थी, मैं मतलब अर्ली 20s में थी, तो यू नो बहुत सारी डायलॉग्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैं बोलती थी सीरियल्स में जो लड़कियों को अपलिफ्ट करने की बातें थी, और सोसाइटी में लड़कियों की क्या जगह होनी चाहिए वैसी बातें थी। तो मुझे सच्ची लगता है कि उस टाइम पे मैं भी उसी एज में थी, तो मुझे बहुत उन चीज़ों ने बहुत प्रभावित किया था, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने में, ऑल्दो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग थी ऑलरेडी, पर उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ों ने हेल्प किया था। पर बहुत सारी, जैसे मैरिड वुमेन कह लूँ मैं, जो मैंने OTT पे शो किया था, उसने मेरे को काफ़ी छुआ था, क्योंकि मुझे लगा था ऐसा कि कितनी सारी लेडीज़ होंगी ऐसी जो, आप ये भूल जाइए कि उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, पर कितनी सारी ऐसी महिलाएं होंगी जो हाउसवाइफ हैं और बोल नहीं पाती उनके दिल में क्या बात है, अब वो बता नहीं पाती कि वो क्या फ़ील करती हैं और क्या महसूस करती हैं। तो एक बहुत ज़्यादा एम्पैथी थी, और अभी भी है मेरे मन में, टूवर्ड्स विमेन, एंड नॉट जस्ट टूवर्ड्स विमेन। मुझे लगता है कोई भी इंसान, और ख़ासतौर से आज के ज़माने में तो लड़के भी, मुझे लगता है उनके लिए भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि अब विमेंस लिब का इतना ज़माना आ गया है। सब लोग बोलते हैं कि सब लोगों ने अपनी घर की बेटियों को सिखा दिया है कि आपको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, लड़कों को किसी ने नहीं सिखाया है कि लड़कियां आवाज़ उठा रही है उनको रिस्पेक्ट करो। तो वो तो उसी कंडीशनिंग में चल रहे हैं कि हम हैं, और बाकी सब चाय कम है, व्हाटएवर, पानी कम है। तो
आई फील लाइक वो उनको किसी ने नहीं सिखाया, तो मुझे उनके लिए भी एम्पैथी होती है कि यार वो बेचारे कंफ्यूज हो गए कि अब लड़कियां इतनी स्ट्रांग हो गई हैं, हम क्या करें। ये आपने जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, आपको लगता है समाज में उसकी वजह से कोई बदलाव आया है या फिल्म इंडस्ट्री में कोई बदलाव आपको नजर आया? फिल्म इंडस्ट्री में तो बदलाव मतलब विमेंस एम्पावरमेंट तो मैं सच कहूँ तो बहुत अरसों से चल रहा है। ये कोई आज की बात नहीं है। हमारे ब्लैक एंड वाइट एरा से इतनी स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स हैं, बट आई थिंक सोसाइटी film industry is I feel a reflection of society. I don't think it's like film industry is a reflection of society is a reflection of film industry. It's like a cycle. But society ज़्यादा बड़ी है, society का सोच, मास सोच वो ज़्यादा बड़ा है फिल्मों से, तो definitely मुझे लगता है बदलाव आया है, बहुत बदलाव आया है। विमेंस एम्पावरमेंट की का भी बदलाव है बहुत। आज औरतें एक मुकाम पे हैं, ज़्यादा व्हाट डू यू से ज़्यादा नंबर्स में औरतें अब एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी हैं, और एक सोशल मीडिया की वजह से बदलाव आया है क्योंकि अब सबको जगह मिल गई है कुछ कहने की। तो बदलाव तो आया ही है, बट और बदलाव आने की ज़रूरत है। जैसे मैं टेलीविज़न से मैं आजकल मेरे लिए बड़ा ही ऑब्जर्विंग सा टाइम चल रहा है, क्योंकि मैं OTT कर रही हूँ और फिल्म कर रही हूँ, तो मैं ये रियलाइज़ कर रही हूँ कि टीवी में ज़्यादा स्कोप था महिलाओं की आवाज़ उठाने के लिए, फिल्मों में नहीं है। फिल्मों में आपको स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे, मेरे जैसे एक्टर को जिसको स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स प्ले करने की आदत है, या एक प्रोजेक्ट अपने शोल्डर पे मैं चला सकती हूँ, ये मुझे पता है। तो उसके लिए मुझे ही कुछ लिखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि विमेंस एम्पावरमेंट ऐसा है ना सर कि विमेन एम्पावर्ड हैं, बट जो सोसाइटी है वो दबा देती है। तो हम औरतों को या लड़कियों को आवाज़ उठाते रहना पड़ेगा, बस यही है, क्योंकि वो दबाते रहेंगे। तो वो एक मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती क्योंकि इट्स नॉट अ नेगेटिव थिंग और एनीथिंग, बट यही है दुनिया का दस्तूर। तो मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा हम औरतें, हम महिलाएं या लेडीज़ या गर्ल्स व्हाटएवर, हम जितना प्रॉस्पर करेंगे या उनको जितना बढ़ावा देंगे उतना अच्छा है, क्योंकि वो कम है ही नहीं, वो बहुत एम्पावर्ड है। घर चलाती हैं, फाइनेंस चलाती हैं, सोने को इतना उन्होंने हाई वैल्यू दिया हुआ है कि दुनिया परेशान है। इंडियन औरतें सोने को इतना हाई वैल्यू क्यों देती हैं? उसकी वजह से तो पूरी मार्केट खड़ी हुई है कि इस गोल्ड का इतना, जब अभी कुछ टाइम पहले गोल्ड का वैल्यू गिरा था तो इंडिया की वजह से ही वो कंफ्यूज थे कि इंडियन औरतें इतना क्यों गोल्ड संभाल के रखा हुआ है, क्या है इस गोल्ड में। सो है ऑलरेडी एम्पावर्ड है। लिखने का शौक है आपको? लिखने का शौक़ है मुझे, मैं लिखती हूँ। मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं। इतनी अच्छी स्टोरी टेलर नहीं हूँ, स्क्रीन प्ले राइटर ज़्यादा अच्छी हूँ, और पर हाँ, लिखने का है शौक़ और काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं। तो होपफुली कोलैबोरेट करके लोगों के साथ, मेरे भाई का भी अपना प्रोडक्शन हाउस है, तो हम करना चाहते हैं, बहुत सारी टाइप की फिल्में बनाना चाहते हैं, तो करेंगे, अपनी कहानियाँ खुद लिखेंगे। किस तरह की फिल्में बनाना है आपको? आई थिंक मुझे फिल्में उस तरह की बनानी है, एक तो जो मैं देखना चाहूँ, और दूसरी डेफिनेटली मैं बीइंग अ वुमन आई वांट टू मेक फिल्म्स जहाँ पे औरतों को ना आप एक इंसान की तरह देखो। मतलब मैं नहीं चाहती आप उनको डी ग्लैम करके देखो या ग्लैमरस करके देखो। आप जैसे कोई भी शो, कोई भी मूवी में आप एक मेल एक्टर को कैसे देखते हो, डिवॉइड ऑफ हेयर, मेकअप, कॉस्ट्यूम क्या पहना है, वैसे ही आप देखो। क्योंकि मुझे बहुत परेशानी होती है जब लोग मेरे पास आते हैं और मुझे बोलते हैं आपका ये शो देखा, यू वर लुकिंग वेरी प्रिटी। तो मुझे लगता है कि यार एक्टिंग कैसी थी, वो बोलते नहीं एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी। तो मुझे लगता है कि वो ज़रूरी है करना कि वी मे बी ब्यूटिफुल, वी मे बी द बेटर लुकिंग स्पीशीज़, बट हमें इंसान की तरह देखना शुरू करना चाहिए लोगों को, और मैं वैसी कहानियाँ बनाना चाहती हूँ। चलिए दीदी जी, फिल्म संगम चैनल से बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।